मुझे वक्त दिया जाए। लो जी, मिर्जा नासिर जो क्लेम करता है कि वो इस मुर्तद का पोता है, कह रहा है कि मुझे कोई पता नहीं मिर्जा कदों पैदा होया ते कित्थे पैदा होया है, तो हरामदा सी, हुण पता नहीं कित्थे पैदा होया। एजुकेशन जाहिल, अब क्या बताए कौमी असेंबली को, भाई जाहिल मुतलिक था, जैनी मरीज भी था, ये बताए। उसने कहा यार है तो गड़बड़ हो जाएगी, पहला सवाल ही गलत है। कहते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड, अब मैं क्या बताऊं, इमाम दीन किताबा लिख के दीद हक, दो काफिरों की कहानी दिलेश गो, हो सकता है किसी ने पढ़िया हो। सामने मौलाना अब्दुल मतीन साहब बैठे ने, तकी उस्मानी साहब बैठे ने, इन्होंने तो किताबा लिखी हुई हैं कादियानियत। वो डर गया, कहता है वो सामने बैठे हुए कितने ही बंदे ऐसे हैं जिन्होंने कादियानियत पर किताबें लिखी हुई हैं। कहता मैं क्या कहूं इनको। और फिर कहता है कि मरना वो तो मशहूर है, गूगल भी कहता है कि ये टॉयलेट में मरा, टट्टी च मर गया। आप देखें मिर्जा नासिर किस परेशानी में आ गया। उन्हें क्या जी, मेरी माई बाप, मेरे को कोई जवाब नहीं। कहता है इसके मुतालिक मैं ये दरख्वास्त करूंगा मुझे वक्त दिया जाए। मैं कल लिखा हुआ आपकी खिदमत में पेश करना, मेरे च हौसला नहीं कि मैं दसा कि हरामदा पैदा होया, बाप नामालूम, एजुकेशन जहालत, फैमिली बैकग्राउंड कुफर बाल में, मौत टट्टी खाने में, अपने पखाने में लुथड़े हुए। कहता है मैं किस मुंह से बताऊं इनको। कहता है जी मैं लिख के दवाऊंगा, मैं मुंह नहीं बोल। है कोई कादियानी जो आ जाए पर मुझे बताए कि ये वाले फट्टे अगर तुमने चुके हैं तो फिर तो कोई परेशानी की बात ही नहीं। अगर तुम्हारे 3 या 4 जो कौमी असेंबली के मेंबर थे उन्होंने भी तुम पर लानत भेज दी। कहते हैं जी असेंबली की कार्रवाई पब्लिश हो जाती तो पूरा पाकिस्तान का, ऐसा तो पहले सवाल तो नॉकआउट है, क्लीन बोल्ड। लो जी या बुख्तियार साहब का जवाब सुने। वो कहते हैं थैंक यू, बड़ी मेहरबानी जी। कहते पर एक गल दस ताजा मिर्जा नासिर सुने जी, अंग्रेजी में पूछ रहे हैं यू आर मिर्जा गुलाम अहमद ग्रैंड सन। उन कह रहे वाकई तो पोतरा है, तू ग्रैंड सन है मिर्जा कादियानी का। ये सवाल उन्होंने किया, सवाल तो पक्का करना था ना कि यार अपने आप उसको अपना दादा कहता है उस मुर्तद को, और कहता है मुझे उसका नाम नहीं पता, उसकी पैदाइश नहीं पता, उसकी एजुकेशन नहीं पता, उसका खानदान नहीं पता, उसका मरना नहीं पता। कहता है बंदा कौन है। कहता है यू आर मिर्जा गुलाम कादियानी ग्रैंड सन। मिर्जा नासिर का जवाब हाँ जी। या बुख्तियार फिर कहता है रियली हिज ग्रैंड सन। कहता है तो वाकई होता है पोतरा है। अब परेशान हो गया ना या बुख्तियार, ऐना मिर्जाई ऐजे ताड़े चुके हुए फट्टे। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल को यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सामने खड़ा मुर्तद जिसको नबी मानता है उसके बारे में मुंह से लफ्ज निकालने का इनकार करता है। यह है असेंबली की कार्रवाई। मैं तो कहता हूं कार्रवाई उसी वक्त बंद हो जाती तो तब भी वही नतीजा निकलता जो बाद में निकला। आगे सुने जी मिर्जा नासिर का जवाब। या बुख्तियार, मिर्जा नासिर कहता है हाँ जी। या बुख्तियार को फिर भी यकीन नहीं आ रहा। आपको बताया ना शोशा एक एक नुक्ता पब्लिश हुआ है। या बुख्तियार ने कहा हिज सन तो ओदे लड़के दा लड़का है, तो उसके लड़के का लड़का है। अब देखे ना बंदा परेशान है कि यार जिसको ये नबी मानता है उसकी ना तारीख पैदाइश बताता है, ना जगह बताता है पैदा होने की, ना बताता है वो जाहिल था, ना बताता है उसकी फैमिली बाल्मीक है, ना बताता है वो मरा किधर। मैंने इतना सीधा सवाल पूछा है, उसका जवाब कहता है मैंने मुंह से बताना ही नहीं, लिख कर दूंगा। कहता है तू वाकई उसके लड़के का लड़का है। या बुख्तियार कह रहा है मिर्जा नासिर हाँ हिज सन, हाँ लड़के का लड़का ही। और जिन्होंने देखा वो कहते थे कि मिर्जा नासिर जो है ना अपने हाथों को दाएं बाएं कर रहा था और इधर उधर देख रहा था कि मैं क्या करूं इसका। आगे या बुख्तियार का सवाल सुने, सफा नंबर 5 का आखिरी सवाल ये है, विल यू प्लीज गिव अस सम ब्रीफ अकाउंट ऑफ योर लाइफ। लो जी दूजा मुश्किल सवाल।
कहता है क्या तुम अपनी जिंदगी के बारे में बता सको? कहता चल दादे दा ते तू नहीं दसया, तेन पता ही नहीं तेरा दादा कौन है, तो अपने बारे ही दस दे। कहता है विल यू प्लीज गिव अस सम ब्रीफ अकाउंट ऑफ योर लाइफ, योर एजुकेशन, योर डेट ऑफ बर्थ। वही सवाल कर रहा है। कहते हैं अपने बारे में बता दो फिर, अगर तुम्हें याद हो तो, कि तुम कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, क्या तालीम पाई, किस खानदान से ताल्लुक है। और आगे इस दफा उसने वार्निंग दे दी। याया बुख्तियार साहब कह रहे हैं बिकॉज द होल रिकॉर्ड इज बीइंग प्रिपेयर्ड दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। उन्होंने कहा इसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है कि हम किन लोगों से बातें कर रहे हैं और किन के बारे में बातें कर रहे हैं, इसलिए ये सवाल पूछे जा रहे हैं। अब आप बताएं कि जो अपनी आईडी पर, अपने दादे की आईडी पर जिसको टाउट करते हैं कि ये नौज बिल्ला, ये खबीस की नस्ल एक नबी उसको बनाई फिरते हैं, उसका नाम ना बताए, उसकी पैदाइश ना बताए, उसका खानदान ना बताए, उसकी तालीम ना बताए, तो उसके बारे में कौमी असेंबली क्या दुनिया की कोई भी अदालत भी कहेगी ये तो झूठा लानती खड़ा है सामने। तो सुने जी मिर्जा नासिर ने क्या जवाब दिया। मिर्जा नासिर ने सुना है बड़ी ही मरमर करती हुई, बुड़बुड़ाते हुए कहा मैंने सुना है। लो जी मिर्जा नासिर कह रहे हैं मिर्जाइयो कितने गए ताड़े मिर्जाई आबद साहब बुलाओ तो सही, वो आंदे ही नहीं। मिर्जा नासिर कहता है मैं सुनिया है कि मैं 16 नवंबर 1909 में पैदा हुआ था। कहता है मैंने सुना है। अब आप में से कितने मिर्जई हैं जब उनसे पूछा जाता है भाई अपनी तारीख पैदाइश बता, डेट ऑफ बर्थ तो सारे पूछते हैं। बाहर के मुल्कों में भी, पाकिस्तान में भी कौन कहते हैं यार मैं सुने हैं कि मैं अदों पैदा हुए हैं, कभी सुनी है गल? कहते जी असी फट्टे चुकते। आगे सुने, मियाँ गुल औरंगजेब ये जनाब मेंबर थे स्पेशल कमेटी के और आलमे दीन थे। इन्होंने कहा जनाब आवाज नहीं आ रही। चेयरमैन, अब स्पीकर कौमी असेंबली ने इंटरफेयर किया, थोड़ी सी वॉल्यूम आप इंक्रीज कर दें। कहते थोड़ा ऊंचा बोल, ना टू मच के शोर हो, इट्स ऑल राइट। कहते इतना चीखना भी नहीं है, बस जरा इतना बोलें लोग सुन लें। अब देखें जनाब मिर्जा नासिर का जवाब मैं आपको पढ़ देता हूं। मिर्जा नासिर अपने बारे में बता रहा है 16 नवंबर 1909 को मेरी पैदाइश है। लोगों गौर करना, मेरा ख्याल है कि मैट्रिक के रिकॉर्ड में चंद दिनों का फर्क, कहना उत्थे कुछ और नहीं क्या होया मैट्रिक के सर्टिफिकेट। ये जी पैदा हुआ मिर्जा कादियानी मुर्तद के घर में 1909 में, एक साल बाद उसके मरने के, जहन्नम रुखसत होने के। और ये बड़ा लड़का था किसका? मिर्जे महमूद का। इसको अपनी तारीख पैदाइश नहीं आती या ये बताना नहीं चाहता है, फैसला कादियानी मुर्तद करे। कहता है यानी असल मेरी पैदाइश 16 नवंबर 1909 की है जैसा कि मुझे बताया गया है, ठीक है। और मिर्जा मुर्तद कौन था और उसके घर वाले क्या कहते हैं? हमने तो हर बात लिखी हुई है, किताबों से लिखी हुई है, दाइयों से लिखवाया हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट। कहता है यानी असल मेरी पैदाइश 16 नवंबर 1909 जैसा कि मैंने बताया। इसके बाद मेरी दादी ने मुझे ले लिया। दादी वही है नुसरत जहां बेगम, सारियां दी बेगम, और उसकी गोद में ही परवरिश पाई। तो हरामी निकलना था फिर। अपनी वालदा के पास में रहा ही नहीं। और दादी से मेरी मुराद बानिए सिलसिला की बेगम साहिबा है। बचपन में मैंने पहले कुरान हिफ्ज किया। लो जी तुसी इस कुरान दे हाफिज दी सूरा फातिहा सुनो, जो उसमें हर लाइन में 50-50 गलतियां ना हो तो मुझे पकड़ ले। ये उन्हीं जालसाजों में शामिल है जो कुरान का एक लफ्ज सही नहीं पढ़ सकते थे। झूठ बोल रहा है कि बचपन में मैंने पहले कुरान हिफ्ज किया। कहां से किया? कोई सबूत नहीं। कहता है फिर मैंने अरबी की तालीम हासिल की, मौलवी फाजल का इम्तिहान पास किया 1929 में, फिर 1930 में सारे मजामीन के साथ मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। लो जी मैट्रिक जाली लगता है।
अब हर मैट्रिक करने वाले को पता होगा कि एक साइंस के सब्जेक्ट का होता है, एक आर्ट्स के सब्जेक्ट का होता है, फिर कोई 20-22 सब्जेक्ट का चॉइस है, हम 8-10 सब्जेक्ट चुनते हैं। तो कोई मर्ज़ई आके मुझे बता दे, भाई मैं पढ़ाता हूं यूनिवर्सिटी में, मैं इन बातों को बड़े गौर से देखता हूं, जो मुझे कहते हैं ना मैंने सारे सब्जेक्ट में मैट्रिक किया है, मैं उसकी बैकग्राउंड चेक करवाता हूं, और शक पड़े तो पुलिस को भी बताते हैं कि इसकी चेक करना है कौन ये बंदा। फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में 4 साल गुजारने के बाद 1934 में बीए का इम्तिहान पास किया फिलॉसफी और साइकोलॉजी में, और 1964 में मैं ऑक्सफोर्ड में बलेल कॉलेज में दाखिल हुआ। बलेल एक कॉलेज है, ऑक्सफोर्ड में उन दिनों 31 कॉलेज थे, मैं भी ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट हूं, तो वहां एक कॉलेज का नाम बलेल है। अब देखें 1934 में इसने बीए किया और फिर बलेल कॉलेज में चला गया, तो वहां तो इसको एमए करना चाहिए था या पीएचडी करनी चाहिए थी, क्योंकि उन दिनों पाकिस्तान और कंबाइंड इंडिया की डिग्री है 1934 की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर अंग्रेजों का बनाया हुआ कॉलेज है। अगर आपने कभी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर देखा है, उसके ग्रेजुएट्स को रावियन कहा जाता है। रावियन जो है एक ऐसी इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट करते हैं जो चर्च हुआ करता, उसकी मेन बिल्डिंग जो है वो आज भी चर्च ही है, वही बिल्डिंग है जैसी चर्च की होती है। उसके पीछे और उसके सामने सड़क के पार और बिल्डिंग्स हैं उसकी। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के बारे में ये कहा जाता था इसकी हर डिग्री अंग्रेजों को कबूल है, क्योंकि वहां के उस्ताद में अंग्रेज शामिल थे। लो जी, 1934 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बीए का इम्तिहान पास करने के बाद दाखिल हुआ, तो अब पता करना चाहिए कि केड़ी मां दा पुत्र है, कितना इंटेलिजेंट है। सुनो, कहते हैं अक्टूबर से वहां की टर्म पहली शुरू होती है, हमें पता है। पाकिस्तान में मार्च में टर्म शुरू होती है, बरतानिया में सितंबर और 2 अक्टूबर को असल में टर्म शुरू होती है आपकी नई क्लास जो है, उसकी वजह इनका मौसम है। कहते हैं 1938 में मैंने वहां की जुबान में जिसे पीटीई कहते हैं, ऑक्सफोर्ड की एक मैं बात बता दूं, आपके मेन सब्जेक्ट्स वो लिख देते हैं। पीपीई का मतलब होता है फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स जो है, उसमें इमरान खान ने भी मेरा ख्याल है इन्हीं सब्जेक्ट में 3rd क्लास में डिग्री की, और इसने भी 3rd क्लास में डिग्री की। तो कहता है कि इन मज़ामीन में मैंने वहां से बीए किया। ये परेशानी है मिर्ज़इयो, 1934 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की डिग्री को माना जाता था, और वो डिग्री करने के बाद लोग मास्टर्स या पीएचडी करने आते थे बरतानिया। ये तो दोबारा बीए में दाखिल हो गया, 4 साल बीए पढ़ने तो बाद वही पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी और साइकोलॉजी जो इसने गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ी थी वहां दाखिल होके पढ़ी। ये तुम, और यही काम अब्दुल सलाम ने किया। अब्दुल सलाम तो इस तो भी बद गया, उसने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पहले बीएससी की, फिर उसने एमएससी की फिजिक्स में, फिर 4 साल गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया, और उसके बाद आकर बीएससी। कहते ने इल्मो फजल में तेरे लोग दुनिया को मात दे देंगे। ए लो जी, ओदा मुंडा मात दे रहा जी तन कि बीए करके 4 साल उन अंग्रेजा ने कहा कि पुत्र 3rd क्लास च करके आए हैं, यहां तो तुझे बीए दोबारा करना पड़ेगा, हम नहीं मानते तेरी बात। यही उन्होंने अब्दुल सलाम को कहा। एमएससी करने के बाद बीए में दाखिला लिया अब्दुल सलाम। कहते हैं जनाब नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज तो तुमने साजिश करके दिया गया ताकि तुम पाकिस्तान को नुकसान और पहुंचा सको, इस्लाम को और नुकसान पहुंचा सको।
ورنہ وہ نوبل پرائز کے قابل وہ شخص تھا ہی نہیں, وہ تو جاہل و جڑ تھا. ثبوت یہ ہے کہ ہر نوبل لاریٹ کو یا اس کے قریب پہنچنے والے شخص کو برطانیہ کا بادشاہ یا ملکہ سر کا خطاب دیتے ہیں. پروفیسر عبدالسلام کو سب سے نیچے کا دیا گیا ممبر آف برٹش امپائر, MBE. اس کے اوپر ہوتا ہے OBE, آرڈر آف برٹش امپائر. اس کے اوپر ہوتا ہے نائٹ ہوڈ. کیونکہ انہیں پتا تھا یہ خبیث تو ہے جال سازی دا نوبل پرائز تیسرے حصے تے نام لکھایا ہوا ہے. تو خیر یہ ان کی بیک گراؤنڈ ہے جو قومی اسمبلی میں بات ہو رہی ہے. کہتا ہے کہ چند سال گزارنے کے بعد اگر انسان آن رول رہے تو یونیورسٹی آنریری MA کی ڈگری ہاں وہ دے دیتی ہے. وہ تو اگر آپ وہاں سے BA کر لیں نا آکسفورڈ یونیورسٹی سے, آپ کو MA کی ڈگری مفت میں ملتی ہے. وہ سب لے لیتے ہیں تھوڑے سے پیسے دے کے. کہتا ہے کہ اس کے بعد کہ 1944 میں تعلیم الاسلام کالج کا لو جی جڑا BA چ 2 وری جنوں BA کرنا پیا انہوں تعلیم الاسلام کالج دا پرنسپل لاتا انہوں نے. مطلب کتنی بڑی کوالیفیکیشن ہے کہ انگریزوں نے کہا تیرا BA قابل قبول نہیں, انہوں نے کہا چلو پھر BA کر لینے, وہ بھی 3rd کلاس میں کیا. اور TI کالج کو مرزائیوں نے حکومت پاکستان سے منظور شدہ کالج بنوایا ہوا تھا, حکومت پاکستان کی گرانٹ لیتے تھے. یہ حالت ہے. اور آگے سنے جھوٹ بول رہا ہے. کہتا ہے 1944 سے 1965 اور نومبر 1965 تک میں تعلیم الاسلام کالج کا پرنسپل, اس کے بعد میں خلیفہ بن گیا. جی جعلی. کہتا ہے پہلے انڈیوائیڈڈ انڈیا میں, پھر ڈویژن ہو گئی, تقسیم ہو گئی, پاکستان بنا, ہمارا کالج یہاں آ گیا اور وہاں پر خالصہ کالج بنا لیا سکھوں نے, ان کے کالج کی ماں بہن ایک کر دی. کہتا ہے چونکہ ہمارا سارا کتب خانہ, لائبریری, کالج جیسا کہ جماعت کی لائبریری کا اکثر حصہ وہاں رہ گیا. یہاں پر تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لانتی ہو, گرداسپور اور قادیان تو پاکستان میں شامل ہو رہا تھا. تم نے کہا ظفر اللہ چودھری کو اس کو نکال دو. پھر تم گئے دلی مرزا محمود کانا اور اس نے کہا سر ریڈ کلف کو کہ جناب یہ تو ہمیں مسلمان مانتے ہی نہیں, ہمارا ووٹ نکالو مسلمانوں کے ساتھ. پھر بھی گرداسپور پاکستان میں شامل ہو رہا. ظفر اللہ چودھری نے لانتی کا بچہ, حرام کی اولاد جو تھا, اس نے شکر گڑھ کی تحصیل کو پاکستان میں شامل کر دیا خاموشی کے ساتھ اور ووٹنگ میں سے نکال دیا. حالانکہ اصول یہ طے پایا تھا کہ صرف ضلع کے سطح پر فیصلہ ہو. اس نے تحصیل شکر گڑھ جو مسلمانوں کی اکثریت کی تحصیل تھی الگ کر دی اور زبردستی گرداسپور انڈیا کے حوالے کیا, کشمیر کا مسئلہ پیدا کیا. بغیر گرداسپور کے انڈیا اپنا ایک سپاہی بھی کشمیر میں داخل نہیں کر سکتا تھا. یہ ہے قادیانی. کہندے اسی پھٹے چکتے. تو مجھے کہیں جانا ہے, تو عابد بھائی انشاءاللہ بات